24 के लोकसभा चुनाव में इस बार राजकोट की सीट केंद्र बिंदु में है और उससे भी ज़्यादा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं वो हैं उसके उम्मीदवार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि एक बड़े नेता हैं पार्टी के। और हमेशा वैसे वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार राजकोट सीट से जब से उनका नाम घोषित हुआ उसके बाद से वो काफ़ी चर्चा में, फॉर रॉन्ग रीजंस ऑल्सो। तो रूपाला जी, इस वक्त सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऑफिशियली नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। लगातार ये मांग उठ रही थी कि आपका नाम वापस लिया जाए, पार्टी ने आपको सपोर्ट किया, बैक किया और अब आप मैदान में उतर चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? चुनाव का रुख क्या होगा? देखो, चुनाव में दो प्रकार के वायुमंडल बनते हैं। एक होता है किसी कैंडिडेट को लेकर, उनके आसपास उनकी घटनाओं को लेकर ये होता है, और दूसरा होता है पार्टी और सरकार के लिए एक वायुमंडल बनता है। तो यहाँ हम इस जो आपने जिक्र किया कि मेरे खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन, धरना वगैरह हुए हैं और मुझे टारगेट करके एक इस प्रकार का एक वायुमंडल बनाया गया है। मगर पूरे देश में एक बात देखने में आ रही है, और मैं भी कैंडिडेट के तौर पर जब लोगों से संपर्क में जाता हूँ तो मुझे भी सुनने में आ रही है, देखने में भी आ रही है। वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लोगों के मन में बहुत भारी आदर का एक स्थान बन गया है। और मैं तो इस चुनाव को अगले सारे चुनावों से अलग रूप से देख रहा हूँ। ये मेरी निजी राय हो सकती है, मगर बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मूड देश की आम जनता ने बना लिया हो, इस प्रकार का एक वायुमंडल है। दूसरा, एक पार्टी का अपना एक ऑरा होता है, इस प्रकार से उसकी एक व्यवस्था तंत्र होता है, उसकी एक पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ होती है। तो इस चुनाव को मैं इस प्रकार से इवेल्यूट करना चाहूँगा कि मेरे इंडिविजुअल्स मेरे सामने जो मुद्दे हैं वो, और उसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में लिए बनी हुई पूरे देशवासियों की धारणा जो यहाँ में भी प्रभावी है, और तीसरा हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो पार्टी की है। इन तीनों को मिला के जब मैं देख रहा हूँ तो चुनाव हम आसानी से जीतेंगे। लेकिन सर, मैं ये कह रहा था कि राजकोट अगर देखा जाए तो वैसे भी ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, एक नेचुरल एडवांटेज है। जिस प्रकार का इतिहास रहा है राजकोट का, पॉलिटिकली भी अगर देखें बीजेपी को बड़ा माइलेज मिलता रहा है यहाँ से, एक नेचुरल एडवांटेज है आपके पास। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों में ये जो विवाद हुआ है, और पूरी तरह से हमने देखा कि उसने चुनावों का जो कलर है वही बदल के रख दिया गुजरात में। तो क्या लगता है उसमें कोई इस बार आपको कुछ तकलीफ दिख रही है क्या? नहीं, मैं इसलिए तो आपको बताया कि मैं इस विवाद को लेकर तो कुछ बताने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि ये मेरे आसपास है और मैं इस पर कुछ भी प्लस बोलूँगा, माइनस बोलूँगा, इसके पक्ष में बोलूँगा, इसके खिलाफ बोलूँगा, उसी को मैं आगे ले जाने के लिए कहने वाला नहीं ही हूँ। मगर मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा कि मेरे पार्टी की यहाँ की जो स्ट्रेंथ है और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की काम करने की जो कुशलताएँ हैं, और यहाँ नेतृत्व की एक लंबी श्रृंखला है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होनी चाहिए कि यहाँ से जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में, भारत की जब पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें एक मोदी एरा अभी आएगा। सो वो मोदी एरा का प्रारंभ राजकोट से हुआ है, और उन्होंने पहला चुनाव यहीं राजकोट से वो लड़के और उसी में विजय प्राप्त करके अपनी राजकीय कारकिर्दी को शुरुआत किया है। और वो अभी विश्व नेता के रूप में जिस प्रकार से देश को दिग्दर्शन कर रहे हैं, उसी की भूमि ये है
यहाँ से केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुए थे, यहाँ से विजय भाई रूपाणी मुख्यमंत्री हुए थे, यहाँ से हमारे वजूभाई वाला जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट विधानसभा में पेश करने का विक्रम अपने पास रखा है। ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं की ये भूमि है। और हमारे चिमन भाई शुक्ल, जिसको हम काका के प्यारे नाम से पुकारते रहते थे, चिमन काका, जिन्होंने यहाँ जब ये कानून नहीं था पक्ष पलटुओं के खिलाफ, तब मॉरल ग्राउंड पर इस पर अन्वेषण करके, ज़बरदस्ती करके मॉरली उन लोगों को, पक्ष पलटुओं को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए थे। और फिर से ये चुनाव हुआ था और उसी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पुनः विजय मिली थी। इस प्रकार से एक पार्टी की ऐतिहासिक धरोहर वाली ये सीट से, इसीलिए हमें उसमें जीतने के लिए कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई संदेह भी हो किसी के मन में। आपने कहा विवाद पे नहीं बोलेंगे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार ये डिमांड हो रही थी कि पुरुषोत्तम भाई का नॉमिनेशन रद्द ही कर देना चाहिए, लेकिन पार्टी ने आपको मौका दिया, आप अब चुनाव लड़ भी रहे हैं, तो क्या मानते हैं, क्या मैसेज जाएगा इससे? ये मैं जो पहले जवाब दिया था वही आता रहेगा। अब आप सवाल की वो जो भाषा है वो बदलते रहेंगे, और मगर मैं उसी पे बोलने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि वो जो भी जाएगा नहीं जाएगा उसी के पक्ष में मैं बोलूँगा, वो भी जवाब ही होगा ना। तो वो तो आप अभी आप मान के चलिए कि इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। मतलब आप जो पहले कह चुके हो वही। लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, आपको किसी से कोई शिकवा नहीं है इसको लेकर? हमारी किसी से शिकायत नहीं है, हमने तो इसलिए माफ़ी भी मांग लिया था। हमारे मन में तो आज भी नहीं, आज भी मैंने मंच से अपील किया है। हमने सुना जी। ओवरऑल वैसे जब आप जाते हैं, लोगों से जब मिल रहे हैं, क्योंकि आपका प्रचार तो लगातार चल ही रहा है इस पूरे विवाद के बीच में भी, क्या आपको फीडबैक क्या मिल रहा है? क्या लोग इससे अफेक्टेड लोग हैं? बहुत ही उत्साह से कार्यक्रमों में भी जुड़ रहे हैं, और हम जहाँ जाते हैं तो बड़े प्यार से हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। और हमें तो पता भी लगता है कि ये हम तो आज से थोड़ी पॉलिटिक्स में हैं, कम तो कार्यक्रमों में लोगों के बीच में जाना और कैंडिडेटों के लिए कामकाज करना, हमारा ये तो लंबा अनुभव है। तो हम जहाँ जाते हैं तो साधारण लोग भी बहुत ही दिल से हमारा स्वागत कर रहे हैं, पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। एक और भी विषय इस बार जो हमने चुनाव में देखा, ठीक है, आप इस क्षत्रिय वाले विवाद पे नहीं बोलना चाहते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को हम ऑनर भी करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जो दूसरे इश्यूज इस बार पहली बार हमने देखा इतने लंबे समय के अरसे में कि बीजेपी के अंदर भी एक टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है पार्टी में। आपने देखा 2 कैंडिडेट बदलने भी पड़े, तो ये अनयूजुअल नहीं लग रहा है आपको पहली बार? देखो, ये अनयूजुअल कह सकते हो, मगर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये पहले भी हुआ है, कुछ कम मात्रा में हुआ होता है। कभी कभी ये स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में होता रहता था, कभी कभी विधायक के तौर पे भी 1-2 बार की घटनाएं हैं। मगर इस बार हमारे कैंडिडेटों की कुछ मजबूरियों की वजह से ये घटनाक्रम सामने आया है, और पार्टी इसको अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। नहीं, वो भी ऐसे वक्त में जब इस बार तो टारगेट रखा गया कि हर सीट जो है वो 5 लाख वोटों से जीतनी है, तो ऐसा लग रहा था जैसे एकदम स्मूथ सेलिंग है, कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, कोई टर्बुलेंस नहीं है, और फिर ऐसे में इस तरह के स्वर उठना। मगर मेरी पक्की उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ भी है, संगठन की हमारी क्षमता भी है, संगठन की हमारी एक रचना है, और इस संगठन की इस क्षमता ही होती है जो ऐसे टर्बुलेंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। यदि कुछ ऐसे विषय सामने आते हैं तो ये पार्टी इतनी सक्षम हो गई है कि अब इसको बेयर करने की और इसमें से रास्ता निकालने का प्रयास सफलतापूर्वक करने की अब पार्टी के पास क्षमता है। पॉलिटिकल सर्किट्स में ये चर्चा है कि ये एक शुरुआत है, एक नया प्रेसिडेंस है, हो सकता है आगे जाके और दुविधाएं बढ़ जाएं और विडंबनाएं पैदा हों। वो तो अनुमान तो सभी प्रकार के होते ही रहते हैं, और चुनाव में तो और ज़्यादा गति से अनुमान लगाने वाले भी मिल जाते हैं। कुछ तो अनुमान न होते हुए
अपने मन की जो बात होती है उसी को अनुमान बनाकर भी अपना काम चुनाव में करते हैं। वो सारी चीज़ें चुनाव के समय में होती है। मगर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की अब की जो हमारी टीम है और हमारे पास जो पार्टी में कार्यकर्ताओं की फौज है, वो सब मिलकर इनमें से आसानी से बाहर निकलेंगे। अब एक बात कर लेते हैं, आपके सामने जो कैंडिडेट आए हैं, आपके पुराने प्रतिद्वंदी हैं, एक बार आपको विधानसभा का चुनाव हरा भी चुके हैं। एक ऐसा अनुमान बन रहा था कि भाई जिस प्रकार से ये विवाद भी हुए तो पाटीदार मतों का कंसोलिडेशन हो जाएगा और कांग्रेस ने अब उतार दिया परेश धनानी को मैदान में। क्या लगता है, क्या बड़ा चैलेंज एक बनेगा आपके सामने? देखो, अभी चैलेंज वगैरह तो मैं कहूँ तो कोई बात नहीं है। वो तो उनकी पार्टी को सोचना है कि कैसे वो मेरे लिए चैलेंज बना सकते हैं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो जवाब देंगे। मगर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जब मेरा नामांकन जाहिर हुआ था और कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन हुआ ही नहीं था, कौन आएंगे वो तय नहीं था, उसी समय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बताया था कि मैं क्यों अमरेली छोड़कर राजकोट आया। तो अब उनको इनके बारे में जवाब देना चाहिए कि क्या उनको भी यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं मिले। नहीं, बट हो सकता है कांग्रेस इस बदली हुई परिस्थिति का, जो नए समीकरण बन रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। बिकॉज एक वर्ग पूरा का पूरा क्योंकि अपनी नाराज़गी ओपनली व्यक्त कर रहा है, और ऐसे में यदि उनको ये लगता है कि पाटीदार मतों में भी डिवीज़न करवा लें तो आपके सामने एक बड़ा थ्रेट पोज कर सकते हैं। देखो, वो कुछ न कुछ तो जो हमारे विरोध में कोई मैटर हो उसी को बटोर कर करने की ही भावना में है ना। तो उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे समर्थन में क्या है। अगर वो उसी बटोरने की ही रणनीति करके आएंगे तो उसको कुछ मिलने वाला है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सो फाइनली ये बताइए कि जो आपका प्रचार है, हम देख रहे हैं काफ़ी टफ दिन रहे ये पिछले जो 3 हफ्ते हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि बहुत स्मूथ सेलिंग थी, बट अब आपको क्या लग रहा है, जिस प्रकार का घटनाक्रम बना है, क्या लगता है 7 मई को क्या सीन रहेगा और 4 जून को आपके लिए पर्टिकुलर रिजल्ट क्या है? नहीं, वो बिल्कुल पार्टी का अभी तक का मेरा जो प्रचार का कार्य रहा है वो सारा मीडिया के सामने भी है। बहुत ही अच्छी तरह से पूरी लोकसभा क्षेत्र में मेरे कार्यक्रम हुए। कल के ही कार्यक्रम के फुटेज आपके पास हो तो आप मोरबी का पूरा दृश्य देखते तो आपको बनता था कि मैंने कभी ऐसी रैली मोरबी में पहले कभी नहीं देखी थी। इतने लोग रोड पे आ गए थे और बहुत ही लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा, 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा लोगों की पैर रखने की जगह नहीं थी, ऐसी बड़ी रैली हुई थी। और आज के कार्यक्रम को भी आपने देखा है। वो तो अलग बात है कि लोगों का पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए जो मन में उनके भाव पड़ा है वो व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। न कि मेरे लिए कर रहे हैं ऐसा, मगर इन सारी चीज़ों को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यक्रमों को बूथ तक पहुंचाने का बड़ा अच्छा कार्यक्रम की रचना भी करके रखी है और ऐसे ही अच्छी तरह से हम मतदान तक ले जाएंगे और बड़ा ही अच्छा परिणाम हमें उम्मीद है कि आने वाला है। क्या लगता है परिणाम आने के बाद जो क्षत्रिय समाज भी है उनका जो भी ये कन्फ्यूजन है जो आप कह रहे थे, ये सॉल्व, वही विषय को किसी भी प्रकार से लाएंगे तो उसी का जवाब पहले वाला ही आपको लिख लेना। वैसे तो हम जानते हैं आप काफ़ी चतुराई से जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा राम राम। धन्यवाद।